जिसके कारण उनके काल विभाजन को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वह कमियां कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इस काल विभाजन में कोई सुस्पष्ट आधार नहीं था। एक कालखंड से दूसरे कालखंड में कविता के स्वरूप में परिवर्तन क्यों हुआ, इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर नहीं था। तो इनका जो काल विभाजन हुआ था उसका कोई सटीक आधार नहीं था। एक कालखंड से दूसरे कालखंड में कविता का जो जो रूप होता है उसमें परिवर्तन आया, तो क्यों आया, इस बात को वो सिद्ध नहीं कर पाए, नहीं बता पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। विभिन्न कालखंडों में भी एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। आरंभिक काल, माध्यमिक काल और वर्तमान काल जहाँ विकासवादिता के सूचक है, वही अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास मिश्र बंधुओं ने 700 ईस्वी से मानकर वस्तुतः अपभ्रंश के साहित्य की हिंदी में समेटने की भूल कर दी, क्योंकि अब यह धारणा सुस्थिर हो गई है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 1000 ईस्वी के बाद ही हुआ। तो मिश्र बंधुओं ने अपना जो काल विभाजन है उसमें बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आरंभ है वो 700 ईस्वी से हुआ है, लेकिन ये बात सिद्ध हो चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभ है वह 1000 ईस्वी के बाद ही हुआ। फिर परिवर्तन काल भी यहाँ अस्वाभाविक ही लगता है, क्योंकि एक काल के उपरांत दूसरा काल आने पर बीच में परिवर्तन तो होता ही है। अंततः यदि परिवर्तन काल की सत्ता को स्वीकार करना ही है तो वह किन्हीं दो कालों के बीच सर्वत्र होना चाहिए, अलंकृत काल और परिवर्तन काल के बीच में ही नहीं। संभवतः इन्हीं न्यूनताओं के कारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर व्यंग करते हुए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। स्पष्ट है कि वे मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद की कविकृत संग्रह तो अवश्य मानते हैं, पर उसे इतिहास कहने में उन्हें संकोच है। तो इन्हीं कारण से जो है मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।